अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मूवमेंट जॉइंट्स के ऊपर है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मूवमेंट जॉइंट्स क्या होते हैं। जहाँ पे भी आपने बिल्डिंग के अंदर मूवमेंट को अलाउ करना है, वहाँ पे हमें मूवमेंट जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, या आपने बिल्डिंग के अंदर क्रैकिंग को अवॉइड करना है, तो वहाँ पे आपको मूवमेंट जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके अलावा मूवमेंट जो आपकी बिल्डिंग है, उसके अंदर वॉल्यूम चेंजेज़ आ सकते हैं टेम्परेचर की वजह से भी या किसी और वजह से भी। तो वो जो वॉल्यूम के अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं, उनको भी आपने अकोमोडेट करना है, वो भी आपने मूवमेंट जॉइंट्स की मदद से ही करना है अकोमोडेट। और अगर हमें कोई नॉन लोड बेयरिंग मेंबर के ऊपर नॉन लोड बेयरिंग मेंबर में मूवमेंट जॉइंट डिज़ाइन करना है, तो उसका डिज़ाइन सेपरेट होगा। और अगर लोड बेयरिंग मेंबर के अंदर मूवमेंट जॉइंट डिज़ाइन करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने वो लोड जो है वो जॉइंट के अक्रॉस ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना। तो उसका जॉइंट जो है ना, वो अलग से डिज़ाइन होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मूवमेंट जॉइंट्स की हमारे पास टाइप्स कौन-कौन सी है। हमारे पास 4 टाइप्स के मूवमेंट जॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। हमारे पास सबसे पहले एक्सपेंशन जॉइंट्स है, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल जॉइंट्स है या कंट्रैक्शन जॉइंट्स है, उसके बाद बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स है और लास्ट में हमारे पास कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं, जिनको हम कोर जॉइंट्स भी कहते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स को देख लेते हैं। तो एक्सपेंशन आपकी बिल्डिंग में किसी भी वजह से आ सकती है। अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रही है, टेम्परेचर चेंज की वजह से या इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से या क्रीप की वजह से, तो उसके वजह से आपको एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ सकता है। इसके अंदर टेम्परेचर चेंज की वजह से तो सिंपल समझ आ रही है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, तो उस लोड की वजह से उसने जब बेंड होना है, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगी। उस इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर-अंदर हमें अगर स्पेसिफिक जगह पे हमें जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस केस में भी हमें कहीं पे अलाउ करना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इतना दूर हो जाए इलास्टिक लिमिट के अंदर-अंदर, तो उसके अंदर हमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह क्रीप के केस में ये होता है कि क्रीप उस वक़्त अकर करती है जब आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत देर तक एक लोड प्लेस करते हैं, लोड बियर करता रहता है एक स्ट्रक्चर, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर परमानेंट डेफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर क्रीप प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इस ये जो क्रीप है, ये परमानेंट डेफॉर्मेशन है, इसकी वजह से जो क्रैकिंग आती है, वो क्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए भी हमें एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वो वर्टिकल भी हो सकते हैं। उसके बाद हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है? रोड्स के अंदर आपने कॉमनली ऑब्जर्व किए होंगे, ये ब्रिज के ऊपर या रोड्स के ऊपर आपके पास एक्सपेंशन जॉइंट्स आ गए। उसके बाद ये बिल्डिंग वॉल के अंदर एक्सपेंशन जॉइंट है। ये एक्सपेंशन जॉइंट की टिपिकल फिगर है। आपके पास वाटर सीलेंट है, टॉप कवर है। जो भी आपने एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया, वहाँ पे आमतौर पे ये प्रोवाइड करते हैं। ये टिपिकल डायग्राम है एक्सपेंशन जॉइंट की, जिसके अंदर हमने वाटर बैरियर भी प्रोवाइड किया है। इसके अंदर हमने टॉप के ऊपर एल्यूमीनियम प्लेट प्रोवाइड किया, उसके नीचे वाटर बैरियर प्रोवाइड किया और इस तरह से कवर किया और नेल से इसको हमने एंकर किया हुआ है। दूसरे ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने रबर स्ट्रिप यूज़ की है एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर और उसको डबल बार्स के साथ हमने फिक्स कर दिया है दोनों साइड्स पे। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस इसकी हो सकती हैं इसको लगाने की। इसमें से 2 टिपिकल एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल जॉइंट्स के ऊपर। कंट्रोल जॉइंट्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐसी जगह पे प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल जॉइंट्स इस तरह की जगह पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से वीकर प्लेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर इस जगह पे हमारा वीक प्लेन प्रोड्यूस हो, इस जगह पे वीकनेस आए, तो ताकि जब भी क्रैकिंग हो, जब भी फेलियर की नौबत आए, तो उस जगह से फेलियर हो। तो उस तरह उस पॉइंट के ऊपर हम कंट्रोल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम क्रैकिंग को, फेलियर को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकें। तो उस जगह पे हम कंट्रोल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये क्रैकिंग टेम्परेचर चेंज की वजह से भी हो सकती है, श्रिंकेज की वजह से भी हो सकती है, वॉल्यूम की वजह मतलब चेंज इन वॉल्यूम की वजह से। तो जो भी आप क्रैकिंग को अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर क्रैक आए, तो उसको हम कंट्रोल जॉइंट्स कहेंगे। इस तरह से ये कंट्रोल जॉइंट्स के कुछ टिपिकल डायग्राम्स हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ग्रूव प्रोवाइड किया, उसकी वजह से यहाँ पे हमने एक क्रैक इंड्यूस किया, तो हमारे पास ये एक कंट्रोल जॉइंट बन गया। ताकि इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक नॉन फिल्ड जब कंट्रोल जॉइंट है जिसके अंदर हमने मोटार फिल नहीं किया, इसी तरह हमारे पास मोटार फिल्ड कंट्रोल जॉइंट है हमारे पास। इसी तरह हम यहाँ पे भी एग्जांपल यही बता रही है कि हमारे पास फिलिंग करके हम सीलेंट प्रोवाइड करके भी कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं, विदाउट सीलेंट भी कंट्रोल जॉइंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रोड के अंदर आपको कंट्रोल जॉइंट नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये बिल्डिंग ब्रिक वर्क मैसनरी के अंदर हमें कंट्रोल जॉइंट्स मिल रहे हैं, जब हम ये चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर फेलियर अगर अकर करे, तो हमारी मर्ज़ी की लोकेशन पे फेलियर अकर करें। बहुत सारे मौकों पे हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स भी हमारे कंट्रोल जॉइंट्स का काम दे जाते हैं।
तो हमें वहाँ पे कंट्रोल जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करने पड़ते। उसके बाद बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स या आइसोलेशन जॉइंट्स की बात करें, तो बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स आपके जनरल एक्सपेंशन जॉइंट्स की तरह ही हैं, लेकिन ये एक कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग को दूसरे कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग से आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर आप बिल्डिंग के कंप्लीट बिल्डिंग के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होंगे, हम उनको बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स या आइसोलेशन जॉइंट्स हम कहेंगे। इसके अंदर हम हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो एक कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं, वो दूसरे कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेसेस ट्रांसफर ना हो। तो फिर हम इस तरह की जगहों पे हम बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट या आइसोलेशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ये आपके पास यहाँ पे 2 टिपिकल बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स है। यहाँ पे हमने कंप्लीट बिल्डिंग के 2 पार्ट्स कर दिए हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दरमियान में हमने आइसोलेशन जॉइंट प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे इस कॉलम को और इस फ्लोर को हमने सेपरेट रखा है, और फ्लोर को कॉलम से और इन फ्लोर्स को आपस में, तो हमने इनको आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया। ये भी एक आइसोलेशन जॉइंट है, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर रहा है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हम फ्लोर को कॉलम से अलग कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे हम फ्लोर को कॉलम से अलग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास बिल्डिंग आइसोलेशन जॉइंट है। इसी तरह अगर वॉल से हम फ्लोर को सेपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये भी एक आइसोलेशन जॉइंट्स की टाइप। यहाँ पे एक चीज़ जो है उसको देखना ज़रूरी है कि बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स और कंट्रोल जॉइंट्स में फ़र्क जो है ना, इस डायग्राम में बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये पेंटागन का क्रैश साइट है। पेंटागन के क्रैश साइट में यहाँ पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे आप जो जॉइंट देख रहे हैं जो फेलियर हुआ है, ये बिल्डिंग आइसोलेशन जॉइंट था यहाँ पे। बिल्डिंग आइसोलेशन जॉइंट की वजह से कंप्लीटली जो बिल्डिंग है, जो एक साइड की बिल्डिंग है वो स्टैंड कर रही है, दूसरी साइड की बिल्डिंग फेल कर रही है। उसकी सिर्फ वजह ये है कि जो बिल्डिंग आपका एक्सपेंशन जॉइंट होता है, ये आपको स्ट्रेसेस ट्रांसफर नहीं हो रहे होते एक साइड से दूसरी साइड के, एक कंपोनेंट के दूसरी कंपोनेंट की तरफ। तो इस वजह से अगर एक साइड फेल हुई है तो दूसरी साइड बच गई है। तो ये आपका एक बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट है। जबकि इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीटली स्ट्रेट एक लाइन के अंदर फेलियर आ रहा है वर्टिकल। ये जो एक लाइन के अंदर फेलियर आ रहा है, ये हमारी मर्जी की लोकेशन के ऊपर फेलियर प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल जॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल जॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग आइसोलेशन जॉइंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट हमारे, जो जिनको हम कोल्ड जॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये हम आमतौर पे ऐसी जगह पे प्रोवाइड करते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन हमारी कंटिन्यू हो, हम कंस्ट्रक्शन किसी एक जगह पे पॉज़ कर दें थोड़ी देर के लिए और फिर दूसरी जगह हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी हो। अगर हमें कंस्ट्रक्शन एक जगह पे पॉज़ करनी है और फिर दोबारा अगले दिन स्टार्ट करनी है, कुछ दिनों बाद स्टार्ट करनी है, तो ऐसी जगह पे हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स या कोल्ड जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि हमारी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन है वो आपस में अच्छी तरह बॉन्ड बना ले। ये हम आमतौर पे हॉरिजॉन्टल स्लैब्स के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं और वर्टिकल कॉलम्स के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं, बीम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेंबर्स में भी हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं और वर्टिकल मेंबर्स में हमारे पास कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि एक्सपेंशन जॉइंट और कंट्रोल जॉइंट के अंदर जो है ना वो फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए। कंट्रोल जॉइंट कोई भी ऐसा जॉइंट होगा जो कि आम तौर पे कंटीन्यूअसली फिल्ड होता है विद मोर्टार, और इसके अंदर हम बॉन्ड ब्रेकर यूज़ करते हैं ताकि दो जो हम मोर्टार यूज़ कर रहे हैं वो दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन ना कर दे, बल्कि आइसोलेट रखे ताकि जॉइंट वहाँ पे मौजूद रहे। तो इसके केस के अंदर हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेसेस एक साइड पे डेवलप हो रहे हैं वो जॉइंट के अक्रॉस ट्रांसफर नहीं होंगे। और कई समटाइम्स हम ये ऐसे जॉइंट्स भी कंट्रोल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम लेटरल स्ट्रेसेस जो है ना उनको ट्रांसफर होने देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनको हम ट्रांसफर नहीं होने दे रहे होते। नॉर्मल स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं उनको हम ट्रांसफर नहीं होने दे रहे होते, लेकिन जो लेटरल स्ट्रेसेस हैं हम उनको ट्रांसफर होने दे रहे होते हैं। जबकि एक्सपेंशन जॉइंट्स ऐसे कंटीन्यूअस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स होंगे जो कि कंप्लीटली फ्री होंगे। उनके अंदर कोई मोटार नहीं होगा, क्योंकि हमने उनके अंदर एक्सपेंशन को अलाउ करना है। उनको हम फिल कर देंगे इलास्टोमेरिक मटेरियल से, इलास्टोमेरिक सीलेंट से, जो कि वाटर टाइट भी होता है और मूवमेंट को भी अलाउ करेगा। तो हमने जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उनको हमने कंप्लीटली कोई भी मोटार से फिल नहीं करना है, ऐसी मटेरियल से फिल करना है जो हमें एक्सपेंशन अलाउ करे, जो मूवमेंट अलाउ करे। तो ये हमारा फ़र्क हो जाएगा एक्सपेंशन जॉइंट्स और कंट्रोल जॉइंट्स का। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे हम जो हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उनको भी हम कंट्रोल जॉइंट्स के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट्स के अंदर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें देखना होगा कि एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर आउटर साइड पे हमारे पास, एक्सटीरियर साइड पे हमारे पास एक सीलेंट होता है। उसके बाद हम एक्सपेंशन जॉइंट के इनसाइड जो है नियोप्रीन पैड्स या फोम पैड्स या लोपर वाटर स्टॉप वगैरह हम यूज़ करते हैं।
तो ये हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट के इनसाइड होता है। और जो हमारा सीलेंट है वो हमेशा जो है वो ASTM C920 को लाज़मी कवर होना चाहिए। हमें जो सीलेंट है वो लाज़मी ASTM स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। तो जो कॉमनली मार्केट में बहुत सारे सीलेंट्स हैं जो आमतौर पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो इलास्टोमेरिक मटेरियल के सीलेंट्स हैं ना वो बहुत अच्छी एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए रहते हैं। उसके अंदर आपके पास वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी अच्छी रहती है और इलास्टिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो इलास्टोमेरिक मटेरियल जो है ना वो बेस्ट है एज़ अ सीलेंट एक्सपेंशन जॉइंट के लिए। उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट को हम जो मटेरियल हम जॉइंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कि हम 3 तरह के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर, उसमें यूरिथेन है, सिलिकॉन है, पॉलीसल्फाइड्स है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है ये यूरिथेन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है और जो सिलिकॉन है लेफ्ट साइड पे। तो 3 से 6 साल के बाद जो आपका यूरिथेन है ये वेदरिंग की वज़ह से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, जबकि आपका सिलिकॉन जो है ना वो विथस्टैंड करके। तो मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी की मुनासिबत से हम उनको यूज़ करते हैं जिस एक्सपेंशन जॉइंट में हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा जॉइंट्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जो हमें लाज़मी कवर करनी चाहिए वो है वाटर स्टॉप। ये वाटर स्टॉप जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जब भी हम जॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो वाटर स्टॉप हमारा स्टडी करना ज़रूरी है। वाटर स्टॉप ऐसा एलिमेंट है जो आमतौर पे कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम प्रोवाइड करते हैं। ये वाटर स्टॉप ऐसी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे हम वाटर की सीपेज को एक साइड से दूसरी साइड पे रोकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वाटर एक साइड से दूसरी साइड पे फ्लो ना कर जाए। तो ये जो है ना मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है, ये एलिमेंट है, इसको हम वाटर स्टॉपर कहते हैं या वाटर स्टॉप कहते हैं। ये 2 तरह के वाटर स्टॉप्स हो सकते हैं। एक वाटर स्टॉप ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे आप बिल्डिंग के अंदर मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, और दूसरा वाटर स्टॉप ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे आप बिल्डिंग के अंदर मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो जो आप ऐसे जॉइंट्स के ऊपर वाटर स्टॉप प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे मूवमेंट अलाउड है, और जिनको हम मूवमेंट जॉइंट्स कह लें, और कुछ ऐसे जगह पे भी वाटर स्टॉप प्रोवाइड करना पड़ सकता है जहाँ पे हमने मूवमेंट जॉइंट तो नहीं दिया, लेकिन हमें वाटर को सीपेज को रोकना है एक साइड से दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे भी हम वाटर स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टिपिकल वाटर स्टॉप्स हैं। ये जो वाटर स्टॉप्स हम यूज़ करते हैं उनकी टिपिकल क्रॉस सेक्शंस हैं। ये वाटर स्टॉप हमारे पास मुख्तलिफ रीइंफोर्समेंट के अंदर हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये आपको 2 स्लैब्स के दरमियान वाटर स्टॉप प्रोवाइड किया हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से हम ये वाटर स्टॉप प्रोवाइड करते हैं। ये वाटर स्टॉप जो है दिखने में ऐसे लग रहा है, ये नॉन मूवमेंट जॉइंट्स के ऊपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको ये मूवमेंट जॉइंट के ऊपर वाटर स्टॉप नज़र आ रहा है। तो ये अपने यूज़ के मुताबिक हम वाटर स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर स्टॉप के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है जिससे ये वाटर स्टॉप बनाया जाता है, उसके अंदर 4 तरह के मटेरियल या 3 तरह के मेनली मटेरियल हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है एक्सट्रूडेड प्लास्टिक्स। जो एक्सट्रूडेड प्लास्टिक्स है, जो कोई भी ऐसा हाइड्रोफोबिक पॉलीमर जो कि वाटर को स्टॉप कर दे, वाटर को पॉज़ कर दे, एक साइड से दूसरी साइड पे मूवमेंट उसकी अलाउ ना करे। तो इस तरह का जो पॉलीमर होगा हम उसको वाटर स्टॉप के तौर पे हाइड्रोफोबिक पॉलीमर को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास पीवीसीज़ और मुख्तलिफ मटेरियल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोफिलिक रबर्स या हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स ऐसे जो हम वाटर स्टॉप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोफिलिक रबर के अंदर देखने में या सुनने में ऐसा लगता है कि हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर लविंग है, तो ये तो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोफिलिक रबर का ये कांसेप्ट है कि जब हम हाइड्रोफिलिक रबर के अंदर वो वाटर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद वो एक्सपैंड कर जाता है। तो जब हाइड्रोफिलिक रबर वाटर अब्ज़ॉर्ब करके एक्सपैंड कर जाएगा, तो वो वाटर टाइट सरफेस प्रोवाइड करेगा, वो वाटर टाइट जो है ना वो स्टॉपर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हाइड्रोफिलिक रबर भी यूज़ होता है। लेकिन ये एसीआई रिकमेंड नहीं करता इसको, क्योंकि वाटर के अलावा दूसरे जो मटेरियल्स हैं वो भी उससे भी एक्सपोज़ हो सकता है ये। तो इसलिए एसीआई जो है वो इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये भी यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास मेटल यूज़ होता है वाटर स्टॉप के लिए। मेटल जो है, आप मेटल शीट्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं वाटर स्टॉप के लिए, लेकिन मेटल शीट्स को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि इनको कोरोजन से आपने बचा के यूज़ करना है कि कोई कोरोड ना हो। उसके अलावा एक जो 4th मटेरियल कह लें या सेकंड और फर्स्ट और थर्ड के मिक्सचर कह लें, कि आम तौर पे हम कई दफ़ा ऐसा करते हैं कि मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी के ऊपर हम एक्सट्रूडेड प्लास्टिक या हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स भी अटैच कर देते हैं। एक तो हमारे पास इसके अंदर डबल प्रोटेक्शन आ जाती है। दूसरा उससे के अंदर हमारे पास ये है कि जो बॉन्ड आपका मेटल के अंदर अच्छा नहीं बन रहा, वो बॉन्ड भी आपका बेहतर बन जाएगा, और हमारे पास इस तरह सेकेंडरी बैरियर भी आ जाएगा। ये आपके पास कुछ टिपिकल
एग्जांपल्स हैं। जिस तरह पहले आपको मैंने पॉलीमर वो हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स की पिक्चर्स दिखाई, इस तरह ये हाइड्रोफिलिक वाटर स्वेलिंग रबर स्ट्रिप्स हैं। इसी तरह ये कॉपर की शीट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वाटर स्टॉपर के लिए, और ये स्टील की शीट्स हैं या स्टेनलेस स्टील की शीट्स हैं जिनको हम वाटर स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।